इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कौन कौन सी हैं। आप एक बार अपने सिलेबस में कंटेंट में स्पेसिफिकली देखिए कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। ठीक है, हमें सारी नहीं करनी है वैसे तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत पता है, मैं उसमें ना एक आपको स्लाइड भी दी गई थी, जो आपको स्लाइड गिवन है उसमें से भी कंप्लीट करना ही है। ठीक है, जो स्लाइड आपकी गिवन है और मैम बाकी। किस चीज की स्लाइड? हाँ जी, कौन सी स्लाइड आप बता रहे हैं? देखो मैंने आईपी की स्लाइड कल सेंड तो की थी यस मैम, उसी ग्रुप में भी है। में। हाँ, वो एक बार अपने से अच्छे से रीड आउट करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो तो एक शॉर्ट में था। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हमें पेटेंट का स्टडी करना है, जो आपको स्पेसिफिकली मेंशन है आपके सिलेबस में। हमें पेटेंट का स्टडी करना है, ट्रेडमार्क का स्टडी करना है एंड कॉपीराइट्स। हमें ये तीन स्टडी करने हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। और फिर हमारे पास है अमर्जिंग इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चार टॉपिक है, ये हमारे फटाफट से कवर हो जाएंगे। बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, देन अमर्जिंग इश्यूज इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू एनी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, क्योंकि इसका नाम ही है इंटेलेक्चुअल, यानी कि हमारे माइंड में, मतलब आप सिंपल से समझिए, हमारे पास कोई भी आइडिया आता है, हम उस आइडिया को अगर प्रॉपर्टी, हम उस आइडिया को प्रॉफिट के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में अगर उस आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट आइडिया इज योर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू एनी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। माइंड का आपका इंटेलेक्चुअल क्रिएशन होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज गिव पीपल द राइट टू ओन एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर, ठीक है ना, मतलब अपने ही आर्टिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट अपने आर्टिस्ट व्यू से, अपनी क्रिएशन से, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, एनी काइंड ऑफ, ठीक है, जैसी भी आपके आइडियाज हैं, आपके जो क्रिएशंस हैं, क्योंकि सबसे पहले क्रिएशन का भी ओरिजिन क्या होता है? ऑब्वियसली आइडिया ही आपका ओरिजिन होता है। तो वही, ठीक है, आपके साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल क्रिएशंस हैं एक आपका स्पेसिफिक पीरियड के लिए, तो उससे आपको प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो इन्वेंटर्स आर ग्रांटेड टू अ वैरायटी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। मतलब आपको कहाँ से आती है? आइडिया से आती है, बिजनेस मेथड्स है, इन्वेंशंस करते हैं, म्यूजिकल पीस, लिटरेरी वर्क। ठीक है, तो ये आपके खुद की अपने मेहनत होती है, खुद के अपने एफर्ट्स होते हैं। अब मेन क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, अच्छा मुझे आपको बताऊं, सबसे पहले ना पेटेंट का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पेटेंट का नंबर ऑफ ईयर, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए पेटेंट होता है। ठीक है, तो पेटेंट का बस ये वाला एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में पूछ लिया जाता था, अब एक दो साल से ही ये बिजनेस लॉ में ऐड ऑन हुआ है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बताइए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई? भाई देखो, मैंने आइडिया लिया है अपना, मैं अपनी इन्वेंशन है भाई, क्योंकि आप अपने, देखो वो आइडिया, जिस आइडिया से या जिस इन्वेंशन से आपको प्रॉफिट हो, तो आप उसको सिक्योर करना चाहेंगे ना, आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहेंगे कि भाई इससे किसी और को लाभ ना हो, ठीक है ना, इससे मुझे ही लाभ हो। क्योंकि आइडिया का आना, आइडियाज होना, इन्वेंशन होना, ये सब तो बहुत एक सिंपल सी बातें हैं, लेकिन हमें एफर्ट्स लगते हैं जब हम आइडियाज को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आइडियाज को हमें पैसे के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी एफर्ट्स, अपनी टाइम, अपनी एनर्जी। तो मेन टारगेट क्या है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है
is to encourage inventions by promoting their protection, utilization, so as to contribute to the development of industries, कि ताकि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकें, which in turn contributes to the promotion of technological invention। फिर उसके बदले में क्या होता है, उसके बदले में आपके पास, ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजी भी आपकी, ठीक है, क्योंकि जब अपने आइडियाज लेंगे, आपको पता है, ठीक है, आजकल सबसे फास्ट जो डेवलपमेंट चल रही है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही ज्यादा चल रही है, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म्स कौन सी हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ये आपके डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। अब हम ये स्टडी करते हैं कि हमें नेट के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी स्टडी करनी है। हमें सिर्फ स्टार्टिंग की 3 ही आपको गिवन है, वही स्टडी करना है, ठीक है। पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, ठीक है, यही 3 हमें स्टडी करनी है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है, कितनी कितनी है, ठीक है। आपके पास कितनी है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, क्या हुआ, आपका एग्जिट हो गया था, हेलो? ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वेरियस फॉर्म्स में पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट, डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, ये हमारे पास है। लेकिन हमें बाकी और इसका भी कंप्लीट करना है, ठीक है। हमारे पास ये सारे हैं, लेकिन आपको सारे नहीं करने हैं, क्योंकि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, यही आपको स्पेसिफिकली मेंशन है। तो हमें स्पेसिफिकली जब ये मेंशन है तो इसके रिलेटेड जितने भी हैं तो वो सब कुछ आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं पेटेंट के लिए, ठीक है। तो ये 3 ही आपके में मेंशन है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। तो इन्हें हम वन बाय वन स्टडी करते हैं कि पेटेंट के लिए हमें, हमारे पास कौन से रूल्स हैं, क्या होता है पेटेंट, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, पेटेंट में हमें जानना कि आखिर ये है क्या। पेटेंट एक मोनोपोली राइट होता है। मोनोपोली राइट मतलब जैसे मैंने इस चीज को इन्वेंट किया है तो इसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार मेरा है। मैं अपनी अगर इन्वेंशन को बेचना चाहती हूँ, सेल आउट करना चाहती हूँ, तो मैं, उसका सोल राइट है, ये मुझे सरकार ने दिया है। अगर मेरी इन्वेंशन है, ठीक है, तो मैं उस इन्वेंशन के कितने प्राइस बोलूं, मैं उस इन्वेंशन को कितने में सेल आउट कर रही हूँ, उसको कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। दैट इज द पेटेंट, ठीक है। तो पर आप कुछ भी चीज, आप अपने आइडियाज है, आपको इन्वेंशंस आप अपनी करना चाहते हैं, तो पेटेंट इज ए मोनोपोली राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर। सबसे पहली बात, ये मोनोपोली राइट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने दिया है। किसे दिया है, इन्वेंटर को दिया है। अब बात करते हैं 20 ईयर्स के लिए, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पेटेंट कितने सालों के लिए होता है, फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है। 20 साल बाद, आप मान लीजिए मैंने आज इन्वेंशन कुछ चीज की, ठीक है, मैं चाहती हूँ, ठीक है, मैं उससे मतलब अर्न कर सकूं, मैंने अपने आइडियाज को अपने मॉनेटरी टर्म में, प्रॉफिट के टर्म्स में कमा लिया, अर्न किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए ही मैं कर सकती हूँ। 20 साल के बाद मेरा उस पे मोनोपोली राइट नहीं होगा, यानी सोल अधिकार मेरा उस पे नहीं होगा। या मैं ये कहूँ 20 साल तक आपने अपनी इन्वेंशन का, मैंने अपनी इन्वेंशन का को पैसे के टर्म्स में एंजॉय कर दिया, देन
अब वो उसका अधिकार गवर्नमेंट या उसका अधिकार धीरे धीरे पब्लिक के पास चला जाता है। अब इस बीच मैं चाहती हूँ कि मैं उसे सेल आउट कर दूं। ठीक है, तो इन 20 सालों में मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मुझे मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर वैसे पेमेंट ना लेके मैं इसको सेल आउट कर दूं। आपने देखा होगा ना, कितने बाहर सबसे पहले यही होता था। पता है क्या था? वो कोई भी ये ऐप जब से एंड्रॉयड फोन्स आने लगे, जब से ऐप का सिस्टम आने लगा, तो जब ये एंड्रॉयड फोन थे, ऐप का सिस्टम था, इसमें ये चीजें बहुत ज्यादा थी। ठीक है, इसमें ये ज्यादा क्यों? क्योंकि ऐप क्या होती थी कि मान लीजिए कि मैंने पेटीएम बनाया, ठीक है, मैंने अब उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, मैंने इसे बेच दिया, मैंने इसे बेच के पैसे कमा लिए। तो आपने अपने इन्वेंशन को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो वंस ग्रांटेड पेटेंट गिव्स द इन्वेंटर द राइट टू एक्सक्लूड अदर। मतलब जब मुझे मेरा इसका पेटेंट हो जाएगा, मुझे सबसे पहली बात है रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना पेटेंट। और जब मुझे उसका सरकार देखेगी कि ये जो प्रोडक्ट है, ये आइडिया है, ये मशीन, ये प्रोसेस, ये न्यू आर्टिकल, ये किसी के पास तो नहीं है, या इस बंदे ने चोरी तो नहीं किया, तो फिर अगर मुझे वो अधिकार मिल जाता है, तो उसके वो फिर वो अधिकार दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर मैं देखती हूँ कि अच्छा ये उस अधिकार को, ठीक है, सामने वाला यूज कर रहा है, या फिर ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये इसका बेनिफिट ले रहा है, तो ठीक है, कह रहे राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, importing और offering for sale of the inventor's invention। ठीक है, मैं उसका चाहे उसको यूज करूं, बनाऊं, सेल करूं, इंपोर्ट करूं, सेल के लिए ऑफर करूं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सोल जो राइट है वो सिर्फ मेरा होगा और दूसरे का राइट नहीं होगा। आफ्टर द 20 years द पेटेंट फॉल्स अंडर द पब्लिक डोमेन। मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, पब्लिक के पास आ जाएगा, फिर कोई भी उसे बिना उसकी परमिशन के, यानी वो मेरा था पेटेंट तो मैं पेटेंट ही रही, तो बिना पेटेंटी की परमिशन के उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं अपने, ठीक है, इन्वेंशन को इस्तेमाल सिर्फ 20 साल के लिए कर सकती हूँ। इस 20 साल में आपको जैसे मर्जी पैसे कमाने हैं तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं, चाहे बना के, इस्तेमाल करके, सेल करके, इंपोर्ट करके। ठीक है, तो इन्वेंशन कैसी हो सकती है? इन्वेंशन कैन बी बाय एनी न्यू आर्टिकल, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मशीन, कुछ भी हो सकती है, मतलब 2-3 मैटर्स का मिक्सचर हो सकती है, न्यू आर्टिकल्स है, मशीन है, प्रोसेस है, ठीक है, या आपका कोई भी वैल्यू एडिशन है। पेटेंट्स आर टेरिटोरियल राइट्स का मतलब क्या है कि भाई इन्वेंशन इज ओनली प्रोटेक्टेड इन द कंट्रीज और रीजन्स वेयर पेटेंट प्रोटेक्शन हैज बीन ऑब्टेन्ड। यानी कि जो इन्वेंशन है सिर्फ और सिर्फ उसी कंट्रीज और उसी रीजन में प्रोटेक्ट की जाएगी जहां पे पेटेंट की प्रोटेक्शन ली गई है। इफ यू हैव नॉट ग्रांटेड अ पेटेंट, ठीक है, अब सिंपल सीधी सी बात है भाई, मैंने देखा कि भाई इस ना मेरी कंट्री में मैंने अपने पेटेंट को ग्रांट नहीं कराया, नहीं लिया, तो मेरी इन्वेंशन को कोई भी यूज कर लेगा उस कंट्री में। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यही प्रोडक्ट या आपकी जो मतलब इन्वेंशन है, ठीक है, वो आपके इस कंट्री में यूज तो नहीं हो रही है, ठीक है, और कोई तो इसको यूज नहीं कर रहा है। तो पेटेंट राइट कैन बी शेयर्ड व्हेनेवर देयर आर मोर देन वन पेटेंटी। ऑब्वियसली ये एक सिंपल सीधी सी बात है। जब मान लीजिए कि एक ही प्रोडक्ट के, ठीक है, ये मेनली केस ऐसा आपका मेडिसिन के केस में ज्यादा होता है कि मेडिसिन के केस में क्या होता है कि जो पेटेंट होता है ना, कि जो मेडिसिन के फॉर्मूले होते हैं उसमें 90 से 100% मतलब डिफरेंसेस एक या दो में मिलते हैं, तो उन्हीं का ही अगर पेटेंटी एक से ज्यादा पेटेंटी है
तो अधिकार भी वह शेयर हो जाएंगे। मान लीजिए हम दोनों ने मिलके किया है पेटेंट, ठीक है, आपने और मैंने मिलके किया है, तो उसके पेटेंटी एक से ज्यादा हो गई, ये केस भी होता है। तो पेटेंट राइट्स कैन बी लाइसेंस सोल्ड फॉर ए कमर्शियल कंसिडरेशंस के लिए, ठीक है। तो कमर्शियल क्योंकि एक से ज्यादा है या अकेला है, पहले देखा जाएगा वो उसका, भाई मैं पेटेंट इसलिए तो करा रही हूँ कि ताकि मैं उसका बेनिफिट मॉनेटरी टर्म्स में ले सकूं। अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट नहीं ले सकती तो क्या मैं उसका पेटेंट कराती? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं उसका बेनिफिट मॉनेटरी टर्म्स में लेना चाहती हूँ, तभी तो मैं करा रही हूँ ना। तो पेटेंट राइट्स को, भाई अब जब मैं आपको उसमें अभी पहले ऊपर समझाया, आप उसे बेच भी सकते हो। हाँ, मैं अपना अधिकार दूसरे को दे सकती हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक आइडिया दिया लेकिन मेरे पास अभी इतना फंड नहीं है कि मैं उस चीज को, ठीक है, जनरेट कर सकूं, तो मैंने उस आइडिया को क्या दे दिया, फिर राइट्स में कन्वर्ट कर दो। कमर्शियल कंसिडरेशंस के लिए लाइसेंस कर दिया, सॉल्व कर दिया। और राइट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, तो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए भी उसमें हमें ये अधिकार है, ठीक है, इनिशिएट करने का। तो पेटेंटी कैन कमर्शियली एक्सप्लॉइट इट्स पोटेंशियल विदाउट फियर ऑफ कॉपिंग और इंटीमेशन। तो पेटेंटी कमर्शियली अपने मतलब बिना किसी फियर से, ठीक है, तो जब तक कि उसका पेटेंट है मैं उसे कमर्शियली उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे आइडिया से बेनिफिट हो, ठीक है, तो मैंने अपना, ठीक है, मतलब उसको पैसे के टर्म्स में मैं बिल्कुल इजीली कर सकती हूँ। तो इन्वेंशन रेफर्स टू अ टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम। मतलब इन्वेंशन का मतलब ही क्या होता है, एक इन्वेंशन अलग है, इनोवेशन इज अ डिफरेंट थिंग। जब कभी इनोवेशन होती है ना, यहाँ मैं इनोवेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं इन्वेंशन की बात कर रही हूँ। आपने नई चीज का न्यू, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यू आर्टिकल। इनोवेशन में क्या होता है, इनोवेशन में होता है आपका जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उसे अपग्रेड करना, वो नहीं, वो आपका पेटेंट नहीं है, वो पेटेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पेटेंट क्या है, आपका कोई भी टेक्निकल चीजें हैं उनको न्यू प्रोडक्ट बनना। तो इट मे बी इनोवेटिव आइडिया और मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग मॉडल भी है, ठीक है, वर्किंग मॉडल की फॉर्म में है, लेकिन वो मॉडल आपका अपना खुद और आपने न्यू इन्वेंट किया। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जिसने कैमरे जो ड्रोन है उन्हें इन्वेंट किया था, और फिर बहुत सारी कंपनीज ने उसे, ठीक है, ऑफर दिए पैसे लेने के लिए, लेकिन उसने वो सभी कंपनीज के ऑफर ठुकरा के सिर्फ और सिर्फ सरकार को दिए गए थे, गवर्नमेंट को दिया था, ठीक है। तो ऐसे आपको याद होगा। तो वो एक आप वो क्या थी, इन्वेंशन थी। तो इन्वेंशन थी तो अगर वो चाहता तो अपनी इन्वेंशन का बेनिफिट ऑब्वियसली पैसे के टर्म्स में उठा लेता, ठीक है, मनी के टर्म्स में उठा लेता। कंपनीज को इतना अच्छा अच्छा ऑफर्स कर रही थी, बाहर की कंपनीज भी ऑफर करती हैं, ठीक है। तो मेन चीज क्या थी, तो फिर वो जो कंपनी आजकल यही तो सब चीजें चल रही हैं, आर्म्स में देख लो, एम्यूनिशंस में देख लो, हम जैसे लोग सिर्फ पैसे के लिए इन्वेंशंस में लगे रहते हैं, या हमारा माइंड भी चलता है। फिर क्या होते हैं कि पब्लिक है, लोग है, गवर्नमेंट को नहीं देते, उसके बदले में, ठीक है, वहां से कंपनीज परचेज कर लेती हैं, ये सब परचेज कर लेती हैं कंपनीज, फिर उसमें पैसा लगाती हैं, ठीक है, और 20 साल के लिए फिर वो राइट्स कंपनी का हो जाता है, और जिसका था मतलब, ठीक है, तो अब फिर जिसकी इन्वेंशन थी उसको पैसा मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इनोवेशन रेफर्स टू द ट्रांसलेशन ऑफ द इन्वेंशन इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट और प्रोसेस। अब है, ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम इसका क्राइटेरिया देखेंगे। एक न्यू प्रोडक्ट है और प्रोसेस होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होंगे। तो उसमें लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हमें मस्ट होने चाहिए,
novelty means the matter disclosed is neither published in India nor anywhere else. सबसे पहली बात क्या है, novelty, इसका मतलब वो ऑलरेडी जो आप न्यू प्रोडक्ट का पेटेंट करा रहे हो वो तो ऑलरेडी इंडिया में पब्लिश है, वो तो ऑलरेडी आपकी कंट्री में है, तो उसका पेटेंट नहीं होगा। या फिर ऑलरेडी, ठीक है, इसका मिलता जुलता है तो भी नहीं होगा, लिखा है ना बिफोर, या कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसी का पेटेंट हो। तो भाई आपको 20 साल के लिए राइट्स भी तो दिए जा रहे हैं ना, तो कुछ तो यूनिक चीजें होंगी, ऐसा थोड़ी ना कि पेटेंट के बाहर रजिस्ट्री के जो बाहर है लाइनें लगेगी सभी की, नहीं। तो वेयर, ठीक है, वेयर द बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया, ठीक है, जब आप अप्लाई करेंगे, फाइलिंग की डेट इंडिया में अप्लाई करेंगे उससे पहले, ठीक है। इन्वेंटिव स्टेप मींस इन्वेंशन इज नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, ठीक है, यानी कि इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट था, ठीक है, कि उसके लाइट में ही, उसके आर्ट में ही वो पर्सन इन्वेंशन है उसके अंदर, वैसा नहीं। इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल means invention should possesses utility so that it can be made or used in an industry। तो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है, इन्वेंशन हमें मतलब उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो इंडस्ट्री में यूज होगा, ठीक है या नहीं। भाई ये भी तो देखना है ना कि इसकी, भाई ये इन्वेंशन कर दिया और इस इन्वेंशन से इसका फायदा क्या है, इस इन्वेंशन से भी उसकी यूटिलिटी तो मेंशन करनी चाहिए। इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कौन कौन सी इन्वेंशन पेटेंटेबल नहीं होती, ठीक है। डिस्कवरी, साइंटिफिक थ्योरीज, एस्थेटिक क्रिएशन, स्कीम्स, रूल्स, मेथड्स, ये सब नहीं होते, ठीक है। कोई भी वर्ल्ड में जो चीजें नेचुरली होती है वो चीज पेटेंट नहीं होती, क्योंकि जो चीज नेचुरली होती है उसमें आपका क्या रोल है, आपका क्या हाथ है। और आपने कोई ऐसी चीज इन्वेंट की है कि जिससे पब्लिक की हेल्थ को इफेक्ट करेगा, तो उसका थोड़ी ना पेटेंट होगा। जो ये कोविड है, आपने सुना ही है कि ये चाइना के लैब से निकला है, तो उन सब चीजों का पेटेंट नहीं होता। जो जो एक पर्सन कर रहा था उसने तो बहुत गलत किया, लेकिन गवर्नमेंट कभी ऐसी चीजों का पेटेंट नहीं करती, ठीक है। देन आपका, आपके पास है कि ठीक है, सर्जिकल मेथड नहीं, एनिमल्स, क्योंकि देखो ये जो मेथड्स होते हैं, कोई टेस्ट है, ठीक है, डायग्नोस्टिक है, ठीक है, आपके कोई सर्जिकल मेथड्स हैं, थेराप्यूटिक मेथड्स हैं, तो ये मेथड्स देखा जाए तो इंसान के फायदे के लिए है, ठीक है। आपका कोई ट्रीटमेंट है, आप साइंस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो उस फील्ड में आपने कोई इन्वेंशन की, जैसे आपको ये मालूम था कि कोविड की टेस्ट किट आने लगी, वो आने लगी, उसकी इन्वेंशन, ऐसे तो लोग उस टाइम पे भी पैसा कमा लेते, 20 साल नहीं। जब कभी भी ट्रीटमेंट ह्यूमन एनिमल्स जान के लिए डिस्कशंस होगी, उनका इन्वेंशंस नहीं होगा, तो इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, इन्वेंशंस नहीं होगी। Plants and animals other than microorganism essentially biological process है, ठीक है, जिसमें प्लांट आपके ज्यादा ग्रो करेंगे, एनिमल उनका भी नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन बायोलॉजिकल है, नॉन माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके अलावा होगा, और ना ही कंप्यूटर प्रोग्राम्स का होता है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपके टेक्नोलॉजी का पार्ट है, आपका पेटेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। और कंप्लीट आपको कंटेंट देना पड़ेगा जब कभी भी आप स्पेसिफिकेशन लेके जाते हैं। द कंटेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक अ स्मॉल समरी, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे जब आप थीसिस या पीएचडी में प्रिपेयर करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट इज लाइक योर स्मॉल समरी, फील्ड ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है, इन्वेंशंस का बैकग्राउंड,
ठीक है, आपके कौन कौन से सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। इन्वेंशन के पहले ये कहाँ से आया, इनकी समरी, डिटेल्ड ड्राइंग्स, ठीक है, क्लेम्स कि हाँ भाई ये इस तरीके से था, तो वो फिर चेक किया जाएगा ना आपका जो प्रोडक्ट है वो इसी और से तो मिलता जुलता नहीं है, आपने कोई फेक तो नहीं किया, फ्रॉड तो नहीं किया, वो सब कुछ चेक होगा। एंड फी 1000 इन केस इंडिविजुअल्स के केस में 1000 की है, और कोई लीगल एंटिटी है उसके केस में फी 4000 की है। आई होप इसमें से एंटायर आपको इतना ही करना है पेटेंट का। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, इन्वेंशंस किस किस का पेटेंट नहीं होगा, और एक क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट है कि वो इनोवेशन का पेटेंट नहीं होता, इन्वेंशन का पेटेंट होता है। और जो आपके एग्जाम में आया हुआ कौन सा क्वेश्चन है कि पेटेंट कितने साल के लिए होता है, ठीक है, तो 20 ईयर्स के लिए। अब अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अपना पीडीएफ है वो ऑन करके देखिएगा, ठीक है, तो पेटेंट का आपको समझा दिया, तो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत सिंपल सा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, थोड़ा माइंड, क्योंकि हमें ये आज के एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देन हमें स्टडी करना है ट्रेडमार्क एंड देन कॉपीराइट, दैट्स इट, ये तीनों है आपके सिलेबस में, क्योंकि इन तीनों का स्पेसिफिकेशन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडमार्क तो क्या होता है कि एक मार्क है कि जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ट्रेडमार्क का मतलब आपके लिए सिंपल सा है, एक यूनिक डिजाइन, क्योंकि जब पेटेंट होता है ना, मान लीजिए कि मैंने इसका डिजाइन का पेटेंट करा लिया, अब मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो मैंने इन्वेंशन की है न्यू प्रोडक्ट की, मैं उसे बनाऊं या मैं उसे न्यू साइन दूं, तो तब ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क इज अ यूनिक साइन और इंडिकेटर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और अदर लीगल एंटिटी, ठीक है। ट्रेडमार्क एक यूनिक डिजाइन है, इंडिकेटर जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा यूज किया जाएगा, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी, क्यों किया जाता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सीधी सी बात है, देखा जाए तो ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, ट्रेडमार्क इज यूनिक सोर्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेडमार्क एक यूनिक सोर्स ऑफ ओरिजिन है, ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकूं दूसरे के प्रोडक्ट से। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कोई आइसक्रीम खाएंगे अच्छा क्वालिटी की, मतलब ठीक है, इसकी आइसक्रीम खा रहे हैं, डेयरी मिल्क की है, पता मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मदर डेयरी की, ठीक है ना, ये क्या है, ये ट्रेडमार्क है, तो हो गया। आपने सोचा कि ठीक है मुझे कपड़े परचेज करने हैं, तो मुझे कहाँ से परचेज करने हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, लोग कॉप से लेते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से परचेज करते हैं, तो क्या है, उनका नाम ही तो है, ठीक है। आप आईफोन यूज कर रहे हैं, तो फीचर्स ये, क्योंकि उनके अपने खुद के ट्रेडमार्क है, उन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट में, आईफोन्स ने क्या किया, आईफोन्स का जो फीचर है वो बाकी और में आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उन्होंने अपना पेटेंट अपने ही पास रखा हुआ है, ठीक है, पेटेंट करा के अपने ही फोन में मतलब अपने उसमें रखा है। एंड देन उनका जो नया प्रोडक्ट आता है, सबका वो पेटेंट कराते हैं, और फिर वो सभी का क्या है, उसके जो ये आपके मोबाइल फोन्स के नेम्स होते हैं, तो ट्रेडमार्क तो यूज होगा ना, ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, ये जो कि आपके डिस्टिंग्विश करता है सर्टेन गुड्स को, कि भाई ये ही एंटरप्राइज बनाते हैं, जैसे होता है ना आईफोन 10, आईफोन 11, 12, 13, जितना, इट मीन्स ये स्पेसिफिक कंपनी ही उस सर्टेन गुड्स को बनाती है। और सर्विस मार्क, सर्विस में तो यानी कि यही हमारी सर्विस को डिस्टिंग्विश करता है। देन क्या है, कलेक्टिव मार्क्स होते हैं, तो सिंपल है, बहुत सारे कलेक्टिव यानी गुड्स और सर्विसेज, यानी तो कलेक्टिव मतलब एक या एक से ज्यादा पर्सन्स के, ठीक है ना, गुड्स और सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन मार्क, ये मिलना,
भाई मैंने अपने गुड्स सर्विसेज, चाहे इसमें गुड्स या सर्विसेज हैं, वो मेरे गुड्स और सर्विस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हर ट्रेडमार्क का मेन टारगेट ही क्या होता है कि हम ये कहते हैं ना, नहीं यार हम इतना, अगर हम उनके इतने महंगे प्रोडक्ट्स लेंगे तो उनका स्टैंडर्ड्स के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड हम तो पहले समझ आता है, अच्छा ये इतने कॉस्टली प्रोडक्ट हैं, अगर इतने कॉस्टली हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो क्या होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसकी क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। तो हम ये सोचते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं, तो क्या है ये सर्टिफिकेशन मार्क्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, स्टैंडर्ड्स को फिक्स करेंगे, और सर्टिफिकेशन मार्क्स है सर्टिफाइड अथॉरिटीज के द्वारा ही दिया जाता है। देन वेल नोन मार्क्स हैं, यानी कि क्या होती है, कभी ये इसका लेवल बहुत ही एनहांस लेवल पे आता है जो ये वेल नोन मार्क्स हैं, क्योंकि आप ये तभी दे पाएंगे जब आपको पता है आपका जो मार्केट में, ठीक है, देखो ट्रेडमार्क एक अलग है, ट्रेडमार्क तो मैं अपने को डिस्टिंग्विश कर रही हूँ अपने कॉम्पिटिटर से, मैं बता कि ताकि कस्टमर उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। लेकिन वेल नोन मार्क्स है कि मार्केट में, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जाना जाए, जब वो उसको बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है, मिले कि नहीं यार ये नाम, ठीक है ना, मतलब ये उस केस में होता है जब नाम पहले से ही खराब हो चुका है, अब आप दोबारा से आप उसको रीस्टार्ट रीजनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका ये बताना चाहती हूँ, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉपीराइट तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी मैं आपको भेजूंगी। तो ट्रेडमार्क का ड्यूरेशन क्या है, जो ट्रेडमार्क का टर्म 10 सालों के लिए है। ठीक है, हाँ, हर 10 साल के बाद ट्रेडमार्क आपको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये नाम है कोका कोला, ये 10 साल के लिए ही होगा, 10 साल के बाद आप दोबारा से अपना रिन्यू कराएंगे। ट्रेडमार्क कुछ भी हो सकता है, वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, इमेज, या मतलब किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन, जैसे एयरटेल एक्सप्रेस योरसेल्फ, है ना। तो आपको क्या करना है, जिस टाइम आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर होने वाला है ना, ठीक है, उसके जस्ट एक दिन बाद ही आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स होते हैं बहुत, बिल्कुल ध्यान में रखते हैं कब इसका वो होने वाला है, तो क्यों ना दूसरे को भेजें, है ना। तो आप ये नाम है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क का फंक्शन क्या होता है भाई, ये एक सबसे सबसे अच्छा है, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरे से क्या हो, डिस्टिंग्विश कर सके ना। मान लीजिए कि पता है आपको, बहुत सारे ऐसे ऐसे शुरू में शोरूम्स भी खुले थे जो कि बाहर की कंपनी के ट्रेडमार्क को यहाँ यूज कर रहे थे। ठीक है, फिर बाद में होता है इनके ऊपर केस किए जाते हैं कि नहीं ये तो इसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, अभी यहाँ पे ये इसके बिहाफ पे अपने कपड़े बेच रहे हैं, एग्जैक्टली होता है। ठीक है, तो मॉडर्न ट्रेडमार्क हैज 3 मेजर फंक्शन होते हैं परफॉर्म करने के लिए। देखा जाए अगर आपका ट्रेडमार्क होगा, जैसे मैंने क्या बोला, क्वालिटी और गारंटी फंक्शन तो होता ही है, आप उनके ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अगर मेरे हस्बैंड कभी भी कॉप से कपड़े लेते हैं तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ क्या यार उस वहाँ इतने डिजाइन कम होते हैं, कहते हैं नहीं यार क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यस फाइन क्वालिटी होती है, ओरिजिनल होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है, मेन चीज बात है। ट्रेडमार्क का मार्केट में डुप्लीकेट पीस भी आते हैं, आपको देखा होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजिंग फंक्शन, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग की जब कभी भी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में भी आपको मतलब लोगों को रिकॉग्नाइजेशन देने में भी यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट बस अभी इसी के 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट्स में आपको वो लिंक सेंड करूंगी, देन ये हम कॉपीराइट है ये कवर कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, कॉपीराइट भी छोटा सा ही है, ड्यूरेशन है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं करना है आपको।
मैं बार बार बोल रही हूँ, इंडस्ट्रियल डिजाइन नहीं करना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं, सिलेबस में नहीं है आपके, क्योंकि आपके उसमें दिया हुआ है ना, ट्रेड सीक्रेट है। लेकिन आप अपने लिए स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये हमें स्टडी करना है, इंटरनेशनल ट्रीटीज ऑन पेटेंट, ये हमारे लिए न्यू इश्यूज हैं, जो आप अपने नेट के सिलेबस में देखिए क्या लिखा हुआ है, अमर्जिंग इश्यूज। तो ये हमारे लिए अमर्जिंग इश्यूज हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये अमर्जिंग इश्यूज आपको स्टडी कीजिए, ठीक है, खुद से स्टडी कीजिएगा, कल हम इसे डिस्कस करेंगे। कॉपीराइट तो अभी आपको समझाऊंगी। एमर्जिंग इश्यूज कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, कैसे कैसे है, ठीक है, वो आपको कवर अप करना है। देन ये इसमें तो इतना खास नहीं है, ये पेटेंट के लिए है। कंट्रोलर की जैसे पेटेंट का कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पेटेंट का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, फिर डिजाइन ऑफिस कैसे है, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री, हेड ऑफिस, ये इस तरीके से आप इसको रीड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें समझाना कम, आपको जब पेपर से एक दिन पहले 2 दिन पहले इसको बस गो थ्रू हो जाना, रीड कर लेना कॉपीराइट तक, दैट्स इट। और इसमें से कम सेशन आता है, ये जो चार्ट है ना, ये आपका कम आता है, ठीक है। तो बस यही सब है आपका, हमारी क्लास खत्म होने वाली है अभी, तो मैं नेक्स्ट मीटिंग आपको शेयर करती हूँ।